हम इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले लोग पिछले 72 साल से आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक उस आज़ादी की नेमत से महरूम हैं, चाहे हम इंडियन हैं या पाकिस्तानी हैं। क्योंकि जाते हुए अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा शोषा छोड़ दिया था इस इलाके में कि जिससे इस इलाके के दोनों सुपर पावर्स अपना सारा इन्वेस्टमेंट, अपना सारा ध्यान लड़ने पे और झगड़ने पे लगता रहा। और इस रीजन की वजह से जो पोटेंशियल है इस अवाम का, जो कि हिस्टोरिकली इंडियन है लेकिन बहरहाल आफ्टर 1947 पाकिस्तानी और इंडियन है, वो आगे आ नहीं सका। जम्मू एंड कश्मीर इज द इशू, ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और इसमें इंसानियत के लिए भी बड़े वो हैं कि आफ्टर ऑल हम सब बातें करते हैं और सफ़र भी करते हैं इंडियन पाकिस्तानी, लेकिन जो सफरिंग कश्मीरियों की है, चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी सोच से ताल्लुक़ रखते हो, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक पूरी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन लोगों ने सिर्फ जंग और टेररिज्म देखी है। हमारे दरमियान आज एक एक ऐसी शख्सियत है जो शायद ही ऐसा कोई शख्सियत हो जिसने इस रीजन में, इस जम्मू एंड कश्मीर में जन्म लिया। एक कश्मीरी हैं, और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ये इशू है, इंडियन टेरिटरी है लेकिन बहरहाल एक मसला है, वो तीनों जगहों को जानते हैं। चाइना में इन्होंने तालीम हासिल की है, तो उनसे ज़्यादा डेमोग्राफी को और सिचुएशन को, फिर एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो। हम उनसे आज के इस बैठक में बात करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर और रीजन के जो मामलात हैं। तो डॉक्टर अमजद मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड we welcome you to the. Thank you very much for having me. Yeah, thank you. गिलगित बल्तिस्तान वाले पूछ लें किसी गिलगिती को, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते डोगरों को, यानी हम डोगरों को गिलगित बल्तिस्तान वाले पसंद नहीं करते, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख वाले कश्मीरियों को नहीं स्टैंड कर सकते, वो पसंद नहीं करते, बल्कि वो, और जम्मू वाले भी, वो जो वादी के लोग हैं उनके साथ एंटेगनिस्ट हैं। तो पहली बात तो ये कि इनको आप एक होमोजीनियस लिबरेशन मूवमेंट का हिस्सा ही नहीं बना सकते, ठीक है। यही वजह है कि आज तक जो नाम निहाद आजादी की तहरीक है वो वादी से बाहर नहीं निकली। आपको जम्मू में कोई नहीं नजर आएगी आजादी की तहरीक, आपको गिलगित बल्तिस्तान में नहीं नजर आएगी, आपको लद्दाख में नहीं नजर आएगी। तो फिर ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है। वो कहते हैं कि हमें कश्मीर ने कश्मीरियत के नाम पर होस्टेज बना लिया है। वो कभी भी नहीं आएंगे इस कॉन्सेप्ट में, कभी भी नहीं आएंगे एक ऐसी रियासत में जहां कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव डोमिनेंट हो। ये मैं बात समझाना चाहता हूं, मैं कश्मीरियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक लॉजिकल आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये रियासत की वहदत की सो कॉल्ड बहाली कहते हैं ना, तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा आप चाहते यही है ना कि रियासत बहाल, वहदत बहाल हो जाए, तो आप मिल जाए इंडिया से, तो गिलगित बल्तिस्तान अगर लद्दाख से मिल जाए तो वहदत बहाल होगी। वेस्ट जम्मू जो हम लोग हैं, हम जम्मू के साथ मिल जाए तो वहदत बहाल होगी। उसके बाद असम्बलियां हैं, हम इलेक्शन लड़े, आप भी लड़े, आप वहां लेकर जाए अपना मुद्दा कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, इलेक्शन लड़े। या तो फिर आप में इतना दम हो कि आप एक ऐसी आजादी की तहरीक शुरू करें ना, जो फिर लद्दाख के पहाड़ों से होती हुई और गिलगित के बल्तिस्तान के दरियाए सिंध से होती हुई जो है और जम्मू के चश्मों से बहती हुई वो फिर एक हो, वो तो आप कर नहीं सकते, ना वो कभी होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस वक्त हमारे जो सबसे बड़ा बहरान है वो हमारे पास सियासी विजन और सियासी क़यादत का बहरान कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त पाया जाता है। और इसी बहरान ने शायद मुझे ऐसे उछाल दिया और सामने ले आया मुझे, क्योंकि मेरा मौक़िफ़, जैसा आपने शुरू में भी कहा, दो टोक और बिल्कुल साफ है। तो वो तारीख और वक्त के धारे ने मुझे अचानक उछाल दिया ऐसे, और मैं सामने आ गया। लोग मुझे सुनते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी सुनते हैं और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी सुनते हैं, और खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दलील के आगे वो खामोश हो जाते हैं। आपके पास दलील है सर, बिल्कुल आप एग्जैक्टली जो बात है वो टू द पॉइंट आपने की है, उसको कोई झुटलाए आ जाए सामने,
जो आप कह रहे हैं उसको। जी जी। सर यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो आपके जज्बात थे और जो चीज़ें थीं कि आपने कहा कि भाभी से कि अब हम पीओके को, गिलगित बल्तिस्तान को भी आज़ाद करा लेंगे, क्या आप समझते हैं कि भारत की करंट सरकार आज़ाद कराएगी? क्यों कि इस वक्त तो प्रॉक्सी की तादाद बढ़ गई है, टेररिज्म के वाकयात रोज हो रहे हैं। कल सोपोर में हुआ, जिसको भी पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया खूब फैला रहा है, और ये भी इंडिया की एक कमजोरी है फॉरेन ऑफिस की कि वो उस अपने नैरेटिव को आगे ना ला सका। रोज की बुनियाद पर जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म के वाकयात भी हो रहे हैं और पुलिस मुकाबले और पुलिस इनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया की ये गवर्नमेंट, मोदी सरकार, किसी स्टेज पे आके पीओके और जीबी को बाय फोर्स हासिल कर लेगी, स्पेशली चाइना मौजूद होते हुए? देखिए अरे भाई, ये तो आपने सवाल पूछा है कि क्या मौजूदा बीजेपी की सरकार छुड़ा लेगी। देखिए ये सवाल तो इसका जवाब सीधा सीधा ये बनता है कि दिलों के भेद तो खुदा जानता है। मैं सवाल को अगर आप इजाजत दें तो रीफ्रेज करना चाहूंगा जी। वो इस तरह के, क्या बीजेपी की सरकार पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवा सकती है? जी करवा सकती है, बताएं। हाँ, ये सवाल होना चाहिए। करवा सकती है, और अगर करवा सकती है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? जी 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 जी, ये इंपॉर्टेंट है। कि हिंदुस्तान के पास ये गोल्डन चांस है कि वो अपने तमाम इलाकों को जो कि चाइना ने कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, इनको वापस हासिल कर सकती है। आप बार बार ये कहते हैं कि फॉरेन ऑफिस कुछ नहीं करता या कम करता है या उतना नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों से भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है और भारत का जो फॉरेन सर्विस उसमें शामिल है ब्यूरोक्रेसी में, इसके अंदर जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने अपने पसंदीदा लोग बिठाए हुए थे अपनी फॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव को आगे दुनिया के सामने रखने के लिए। Great. तो सबसे पहले तो उनकी छांटी करनी पड़ेगी, ओवरऑल करना पड़ेगा पूरी फॉरेन सर्विस को, और पूरी फॉरेन सर्विस को इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर री एजुकेट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो है वो इंडिया को, देखिए पाकिस्तान ने तो एक फेक आजादी की जंग का ड्रामा रचाया आबादी में, लेकिन बलूचिस्तान में जो तहरीक चल रही है आजादी की, वो तो फेक नहीं है, वो तो सही असल है। वो तो बंगालियों की तरह उठ खड़े हुए, ठीक है। यहां एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। लोग कहते हैं जी आप इतने साल पाकिस्तान में रहे हैं तो ये है तो वो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप ये समझें कि हम वो दुखी दुल्हन हैं जिसको ब्याह के तो आप ले आए, लेकिन फिर आपने उसको, उसकी सुहाग रात आपने कहा कि तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाया हमने किचन में, वहां तुमने सोना है। सुबह उठोगी ये बर्तन धोने हैं, इतने देवरों का नाश्ता बनाना है, इतने जेठों के लिए रोटी पकानी है, उसके बाद घर के ये सारे कपड़े भी तुमने धोने हैं, ये सफाई भी तुमने करनी है। उसके बाद शाम को तुम्हारा खामद आएगा, वो तुम्हें 4 जूते मारेगा, वो भी तुमने खाने हैं। रोना भी नहीं है, रोगी तो जेठ सुनेगा, वो भी आके मारेगा कि तुम शोर कर रही हो। तो वो बेचारी बर्दाश्त करती है, हमारा माशरा ऐसा है, बर्दाश्त करती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके बच्चे जवान हो जाते, ये बेटे जवान हो जाते, फिर वो बर्दाश्त नहीं। हमारे बेटे जवान हो, हमारे बच्चे अब जवान है, कहते मां नहीं, अब तुझे हम और तकलीफ नहीं सहने देंगे, तेरे साथ जो होना था वो हो गया, ये ससुराल से हम जा रहे हैं। मेरे वालिद साहब महाजर होके आए थे पाकिस्तान, जलंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, एफएससी में। पाकिस्तान आए, फिर डॉ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, वहां वो डॉक्टर बने। वो महाजर थे, उनको हॉस्टल में उन्होंने 4 साल कमरा नहीं दिया,
ड्रिग रोड के रेलवे स्टेशन पे 4 साल मेरा बाप सोया। 4 साल एक कंबल था, किताब नहीं खरीद सकते थे। तो जो किताब दोस्त नहीं पढ़ रहा होता था वो ले आते थे और लालटेन के नीचे स्टेशन मास्टर का वो कमरे के बाहर लालटेन थी, वो लैंप था, उसके नीचे पढ़ते थे और वहां सोते थे। 5th ईयर में जाके उनको कमरा मिला, वो भी हसन नासिर होते थे, एक लीडर होते थे कराची के हसन नासिर, जिनको अयूब खान ने कत्ल किया। वो हसन नासिर के कहने पर कुछ महाजर लड़कों ने ये किया कि शिफ्ट लगा दी कि जब कोई स्टूडेंट हॉस्टल के कमरे से में नहीं है तो अयूब को वहां सुला दो। तो बस बहुत हो गया ना। तो बलोचों के साथ भी ऐसे ही है। हम ऐसे ही नहीं खड़े हो गए कि हमने नहीं रहना पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पे, जान चली जाए, जान जाती है जाए, हमने नहीं रहना। बलूचिस्तान के लोग हर रोज अगवा हो रहे हैं, रेप सेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे लड़कों को अगवा करके फौज ले जाती है, उनका रेप करके मार के उनको फेंक जाती है। बलूचिस्तान में जो इस वक्त आजादी की तहरीक है वो जेन्युइन आजादी की तहरीक है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि उस बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक जो है उसको तकवीत दे, उसको सपोर्ट करे, जैसे बंगालियों की हेल्प इन्होंने की। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट एंड एग्जाइल बनाई जाए और गवर्नमेंट एंड एग्जाइल का दफ्तर दिल्ली में खोला जाए, उसको तस्लीम किया जाए। दूसरी चीज, इसी तरह से जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, इसके लिए गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का कोई बंदा लद्दाख में बिठाया जाए और एक जम्मू में बिठाया जाए। जो ये जो वापस आना है, इन धरतियों ने हमारे भारत में शामिल होना है, उसके पेपर वर्क शुरू करे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, जितने लोगों को मारा है उनके नामों की लिस्ट निकालो, जिनकी जायदादों पे कब्जे किए उनकी लिस्ट निकालो। आपको पता है ये 2.5 लाख हिंदू इन्होंने मार दिया 4 दिन में, बीच में मुसलमान भी मार दिए। जम्मू में? जी, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद। हाँ, फिर इन्होंने हमारी औरतों को उठा के ले गए। 2-2 रुपए में रावलपिंडी में हमारी मोहब्बतों को बेचा, 2-2 रुपए। उसमें हिंदू औरतें तो थी, मुसलमान औरतों को भी ले गए, खूबसूरत औरतें हमारी। उन्होंने देखा गोरी चिट्टी है, ट्रकों के ट्रक उठा के ले गए। आज तक उनका कुछ पता नहीं है। तो एक बंदा बिठाएं ये लद्दाख में। देखें, हमें इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 3 लाख बोरी चावल की चाहिए और ब्लैक हो रही है वहां। हमारे पास अनाज नहीं है, पाकिस्तान ने हमारी सब्सिडी कम कर दी है और कोटा भी कम कर दिया। 10 लाख बोरी का कोटा था, उन्होंने 7 लाख कर दिया। ठीक है, तो लद्दाख में हमारा बंदा बैठा हो जो लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर से मीटिंग करे और हम वहां से ट्रक लेकर कम से कम बॉर्डर तक तो जा सकते हैं। हम कारगिल स्कर्दू रोड तक तो लेके ट्रक जा सकते हैं कि हम तुम्हारे लिए रोटी लाए हैं, दरवाजा खोलो, हमें आने दो, हमारे लोग भूखे मर रहे। हम ये तो कर सकते हैं। इसी तरह जम्मू में हमें चाहिए कि हम एक अपना बंदा, वेस्ट जम्मू का बंदा वहां ऑफिस में वहां बैठे, चाहे सेक्रेटेरिएट में एक टेबल लगा दो, वो वहां बैठे, वो पीओके के मसाइल को वहां से दे। तो ये होना चाहिए। ये करेंगे, इंडिया की गवर्नमेंट करेगी तो कहानी आगे बढ़ेगी, वरना ये मार देंगे हमें जिस तरह मार रहे हैं, ऐसे मार देंगे। इंडियन मेजर, रिटायर्ड मेजर हैं गौरव आर्या साहब, उन्होंने पिछले दिनों एक सुझाव पेश किया है भारत सरकार को कि भारत को चाहिए कि अब अग्रेसिवली अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिफॉर्म करे और तिब्बत जो कि एक हिस्टोरिकली एक आज़ाद कंट्री था, उसको चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल कायम की जाए इंडिया में, बलूचिस्तान की। तो जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे और ख़ास तौर पे आपने जो जम्मू में और लद्दाख में एक ऑफिस खोलने का, दैट वुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज टू पीपल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड गिलगित बल्तिस्तान। यहीं पे अगर हम देखें तो लद्दाख के इलाके पे हमला हुआ है अभी चाइना की तरफ से रिसेंटली। हुआ है एक्चुअली किस वजह से हुआ है? क्योंकि हमने सुना था कि भारत की पिछली सरकारें वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करती थी और चाइना खुल्लम खुल्ला इन्फिल्ट्रेशन कर लेता था। तो अब करंट सरकार ने कुछ कंस्ट्रक्शन किए, उसकी वजह से वो हमला हुआ। उस हमले के बारे में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के बैक्ड
जर्नलिस्ट जो इंडिया में बैठे हैं वो एक नैरेटिव को पुश कर रहे थे कि इंडियन फौजी मारे गए, इतने फौजी उनके कब्जे में हैं, इतनी जमीन वो ऑक्यूपाई कर गए। तो आप बताएं कि असल में वहां पे क्या हुआ था, और आगे डू यू सी ए वॉर बिटवीन चाइना एंड इंडिया? देखें जी, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी लद्दाख में हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जो भारतीय लोग वहाँ हमारे, जो जिसको वो सेना कहते हैं, जो इंडियन फोर्सेस के ऑफिसर्स और जो सिपाही वहाँ पे शहीद हुए, मुझे बहुत अफसोस है। ये होना नहीं चाहिए था, और मेरी सिंपथीज है उनकी फैमिलीज के साथ। और मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ कि उनकी बीवियां मंगलसूत्र पहन के खड़ी हैं, वो कह रही हैं हमने नहीं उतारना, हमारा खामद नहीं मरा, वो शहीद है, वो जिंदा है। उसकी डेड बॉडी को उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं और वो बीवी वहां खड़ी है और सलूट कर रही है अपने खामद। यार ये मैं तो देख के मैंने कहा कि क्या यार ये लोग हैं। और उनके देखो ना, पेरेंट्स ने जो बयान दिए हैं, उन शहीदों के जो पेरेंट्स ने, बिल्कुल, हाँ। तो उससे मुझे उन सब से जो है वो हमदर्दी है। अब बात यह है कि चाइना ने क्यों किया, देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। हो सकता है एक आध चीज मैं भूल जाऊं, लेकिन दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि पिछले अरसे में बहुत सारी कंपनियां जो हैं चाइना में, जो मल्टीनेशनल्स थी, उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो कहीं और जाएं, अपने ऑपरेशंस को वहां से निकाल लें चाइना से। उनके लिए नेचुरल ऑप्शन जो बनती है वो इंडिया है, और ऐसा हो भी रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां हैं जो दिवालिये के करीब पहुंच गई हैं, और इंडिया उनको खरीद सकता है। ये तो ओपन मार्केट है, कोई भी खरीद सकता है, ऐसा खाली इंडिया थोड़ी है, और खरीदना भी चाहिए। तो एक तो जो ये सिनेरियो है, इसका से वो कुछ घबराए हैं। दूसरा ये है कि चाइना और पाकिस्तान की एक कॉमन पॉलिसी रही है हमेशा, और वो ये रही है कि इन्होंने इंडिया को चैन से नहीं बैठने देते। यानी कि अगर इंडिया ने अपने कोई नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशन वाइड शुरू करना है, या कोई तरक्की होनी है इंडिया में उसकी वजह से, तो इसको डिस्टर्ब रखो। और उसके लिए इन्होंने ये कश्मीर के अंदर जो आतंक फैला हुआ है, ये उसका उन्होंने बेहतरीन किया कि यहाँ एंगेज कर लिया उन्होंने इंडिया की आर्मी के एक बहुत बड़े हिस्से को। मैंने, पता नहीं आपकी नजर से गुजरा कि नहीं, मैंने 1.5 महीना पहले मैंने एक मैसेज दिया था, वीडियो, बल्कि एक दफा नहीं, 2-3 दफा दिया, और बयान भी दिया था, वो छपे भी। उसमें मैंने कहा था कि मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी एक्स्ट्रा फौज डिप्लॉय करने जा रहा है, और ये वहां से एक नया खोल रहे हैं महाज लद्दाख में। और वो महाज ये है कि वहां से ये अब इन्फिल्ट्रेट करेंगे तालिबान और टेररिस्टों को। और उसके लिए पाकिस्तान की तालिबान ने, ये सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपना डिप्टी कमांडर पहली दफा एक शिया बनाया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान शिया डोमिनेटेड एरिया। इनका दिमाग देखें कैसे चलता है, क्योंकि ये फिरका वराना बुनियादों पे सोचे ना, फिरका वराना कैसे लड़ाना है, कैसे मराना है, तो उनको ये सब टैक्टिक्स आते हैं। तो एक तो ये था। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये पाकिस्तान ने जो फौज 20,000 अब भेजी है, 2 दिन पहले शुरू हो गए जाना, ये मुझे लगता है कि ये चाइना को बैकअप देने के लिए जा रहे हैं, ताकि इधर भी गड़बड़ करें, इंडिया को इंगेज करें। लेकिन चाइना इसमें कामयाब नहीं होगा, और जंग भी नहीं होगी, इसलिए कि अगर जंग का जरा सा भी इम्कान उभरा, यानी इम्कान तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर हकीकत में जंगी तरफ ये गए, तो अमेरिका जो है इस जंग में लाजमी शामिल होगा, और जो साउथ चाइना सी है वो बंद हो जाएगा, ये ग्वादर श्वादर सब बंद हो जाएगा, चाइना की सारी ट्रेड बंद हो जाएगी, नो फ्लाई जोन्स बन जाएंगे मुख्तलिफ मुल्कों में, जहां से इनके जहाज भी नहीं जा सकते। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस हद तक जाएगा कि जंग करें। ये इसी किस्म की छेड़छाड़ करेंगे। नेपाल से छेड़खानी करवा दी, नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको कहा कि तुम जरा ये इशू यहाँ से छेड़ दो। पाकिस्तान से उन्होंने कश्मीर का छिड़वा दिया, लद्दाख में खुद छेड़ दिया, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो जी इंडिया तो हर एक जगह इंक्रोचमेंट कर रहा है। समझ मेरी बात, ये है।
पाकिस्तानी। अमजद भाई, आप जैसे देखते हैं कि पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री क्राफ्टेड बाय ब्रिटिश, पर्पसेस इसके थे जो कि आपने भी अभी बताया कि टू कीप इंगेज्ड इंडिया और सेंट्रल एशिया से काटना, और वो सारा आपने डिटेल में हमें बताया। ये आर्टिफिशियल कंट्री आधा तो चला गया 71 में, ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बाकी में भी बलूचिस्तान जो कि 47% ऑफ पाकिस्तान की ज़मीनी ज्योग्राफी का हिस्सा है, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इलीगली ऑक्यूपाइड। वो आज़ादी मांग रहे हैं और एक स्ट्रगल जारी है। सिंध में भी एक सिंधी और मुहाजिरों का कत्लेआम हर दौर में होता रहा है आर्मी के हाथों, और मुहाजिर, सिंधी, पख्तून, बलोच, हैंडफुल लीडर्स आर्मी के साथ मिले होते हैं जो कि हुकूमत में दिखाने के लिए रखे जाते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, जैसे सिंध में सिंधी होते हैं या मुहाजिर हुकूमत कर रहे हैं, बलोचिस्तान में बलोच। लेकिन असल में कोर कमांडर्स और डीजी रेंजर्स कराची और ये फैसले करते हैं। पाकिस्तान में एक एक केओस की सूरत हाल है, और आम पब्लिक, नॉन पंजाबी पब्लिक ये फील करती है कि वी आर ऑक्यूपाइड नेशन, सिंधीज, बलोच, पख्तून, मुहाजिर आर ऑक्यूपाइड नेशंस। आप क्या देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में ये जो स्ट्रगल्स हैं, सिंधु देश की, बलोचिस्तान की, केपीके में जो ड्यूरन लाइन के हवाले से रेजेंटमेंट है और ये सब चीजें, आया पाकिस्तान इज गोइंग टू ए डिस्ट्रक्शन मोड? Pakistan has been in its destruction mode from day one. From day one, Pakistan has been in destruction mode. देखें, डिस्ट्रक्शन मोड क्या होता है? जो किसी का बुरा सोचता है ना, वो खुद को अपने आप को खुद डिस्ट्रक्शन मोड में ले जाता है। सुना नहीं आपने कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। ठीक है ना? अब तो सवाल ये नहीं है, अब तो ये है कि हाउ लॉन्ग कैन पाकिस्तान सर्वाइव? हाउ लॉन्ग? तो यही सवाल आपसे है। देखिए, हमारे पास एक पाकिस्तान को सही करने का एक बहुत अच्छा मौका हाथ आया था हमारे, जब मुहाजिर कौमी मूवमेंट शुरू में बनी थी, और पाकिस्तान मुहाजिर एसोसिएशन जब बनी और वो बनी, वो कैसे? और पंजाब में यकीन करें कि अरे भाई, पंजाब में मैंने जूते ही खाए हैं। हालांकि मैं, वो मुझे पंजाबी भी समझते थे, कश्मीरी और जम्मू का होके, तो लेकिन वो वहां के लेफ्ट ने भी मुझे छितर ही मारे हैं। क्यों? इसलिए कि मैं वहां पे भी सच बोलता था। और वो सच क्या था? पहली बात तो मैं उन्हें ये कहता था कि तुम्हें ये हक किसने दिया है कि तुम ये कहो कि अगर महाजर अपने आप को एक कौम कहता है, वो चाहते हैं हमारी आइडेंटिटी एज अ महाजर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि भाई ये 70 साल से रहते हैं और अभी भी अपने आप को महाजर कहते हैं? वो तो अपने आप को महाजर नहीं कहते, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी महाजिर हैं, जैसे तुम पाकिस्तानी पंजाबी हो, वो पाकिस्तानी पश्तून है, कोई पाकिस्तानी बलोच है, ऐसे हम पाकिस्तानी महाजिर हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, जुबान हमारी उर्दू है, हमारे रस्म रिवाज, शादी ब्याह के तरीके, हर चीज हमारी जो है जुबान, वो यहाँ के मकामी लोगों से फर्क है। हम एक मखसूस इलाके में इकट्ठे हैं, हमारे मुआशी रिश्ते जो है वो हमें एक कौम बनाते। तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले? पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहता था कि MQM, उस वक्त की बात करूं, आज की नहीं कर रहा, जब ये बनी थी तो ये समझ नहीं आई किसी को। MQM जो अर्बन पैटी बोर्जुआजी थी ना, ये उसकी पार्टी थी। ये जो बार बार अल्ताफ भाई कहते थे ना, ये मिडिल क्लास की पार्टी है, ये मेहनत कशों की पार्टी है, ये निचले तबके की पार्टी है, ये थी अर्बन, सिंध के अर्बन पैटी बोर्जुआ की तबके की पार्टी। अर्बन पैटी बोर्जुआ का नेचुरल जो एंटेगनिज्म है वो होता है जागीरदारों के साथ, क्योंकि ये इमर्जिंग मर्केंटाइल क्लास होती है। ये कंट्राडिक्शन इससे पहले कि इनको समझ आता, ये वहां के जागीरदारों को और फौज को समझ में आ गया। इसीलिए 92 का ऑपरेशन हुआ। और जब 92 का ऑपरेशन हुआ था तो मैंने रावलपिंडी में फवारा चौक में जलसा किया था, पीपल पार्टी का झंडा लगा के, कि ये ऑपरेशन मत करो। तो हमने बहुत सच बोलने की बड़ी हमने भी सजाएं काटी हैं। लेकिन अब दोबारा से एक टर्न आया है, आप शायद नोट किया होगा आपने। वो टर्न ये आया है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐलान कर दिया है
कि जो महाजर हैं कौम है वो सिंधी के साथ मिलके, उर्दू स्पीकिंग सिंधी उन्होंने कहा है, महाजर नहीं है, उन्होंने कहा हम उर्दू स्पीकिंग सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग सिंधी और सिंधी स्पीकिंग सिंधी मिलके सिंधु देश की लड़ाई लड़ेंगे। जी, ये पाकिस्तान के कफन में आखिरी कील है, ये आखिरी कील है। यही मैं समझा रहा हूं कश्मीर सो कॉल्ड कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो पाकिस्तानी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और यही मैं अपने लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि तुम देखो कि तारीख की आवाज क्या है, तुम देखो कि वक्त के नकार खाने से क्या तूती गूंज रहा है। सब अपनी अपनी आजादी की लड़ाइयां इस जंगल से, इस जंगली जानवर से अपने आप को छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और तुम्हारे लीडर अभी भी ये कह रहे हैं कि हम या तो हिला के पाकिस्तान करेंगे या वो कह रहे हैं कि हम वहां जाएंगे। तुम कर ही नहीं सकते ला के पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हें यह हक ही नहीं है कि किसी को कि वो इंडिया की सरजमीन को पाकिस्तान के हवाले करे। तो अब आपने देखा होगा कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के नाम से एक नई तंजीम सामने आई है, जिसने 3 दिन रेंजर्स को नाको चने चबा दिए। अब ये BLA ने अटैक किया स्टॉक एक्सचेंज पे। अब सिर्फ ये देर है कि ये BLA की जितनी भी फोर्सेस हैं और सिंधु देश की रेवोल्यूशनरी आर्मी और दूसरी जो तंजीमें हैं, ये आपस में कब एक यूनाइटेड फ्रंट का ऐलान करती हैं, ये कब एक कमेटी बनाती हैं जिसमें बलोच और सिंधी शामिल हों ताकि इनकी स्ट्रगल कोऑर्डिनेट करे। हम भी उस कमेटी में जाएंगे, हम भी जाएंगे उस कमेटी। और इंडिया को ये चाहिए कि वो देख भी रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा आलम फाजल हूं या मैं स्ट्रेटेजिक वॉर का कोई माहिर हूं। इंडिया में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो क्या वो नहीं समझते, वो समझते हैं, लेकिन कुछ अभी सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो है उनको सीधा पतरा करना पड़ेगा, फिर ये होगा। तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इट्स अ डाइंग स्टेट, बल्कि ये मर चुकी है स्टेट, इसके मुर्दा जिस्म से बदबू निकल रही। जी, जैसे कहते हैं कि किसी सलमान हैदर साहब हैं जो कनाडा में रहते हैं एग्जाइल में, क्योंकि उनको भी उठा लिया था पाकिस्तान आर्मी ने। उन्होंने कहा, कई बार अपनी ट्वीट की है कि अब्दुल सत्तार ऐधी, तुम जब किसी लाश से ताफून उठता था तो वो उठाने जाते थे, तो इस लाश से भी अब ताफून उठ रहा है, इसको उठाओ। तो सही कह रहे हैं आप। अमजद साहब, आखिरी सवाल है मेरे पास आपके लिए कि पाकिस्तान एक, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिफिशियल स्टेट अब अपने एक कंक्लूजन की तरफ जा रहा है जो इसका है, लेकिन क्या वजह है कि अब भी IMF, वर्ल्ड बैंक, चाइनीज बैंक, सऊदी, ये पाकिस्तान को फंडिंग करते रहते हैं, लोन पे लोन दे रहे हैं, जबकि इसकी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स हो चुकी है कि ये तनख्वाहें नहीं दे सकते, ये अपनी लोन की किस्तें तक नहीं भर सकते, बल्कि उसके इंटरेस्ट की किस्त तक नहीं भर सक रहे, तो फिर मजीद लोन मिल जाती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ नहीं है? पूरे पाकिस्तान की तमाम कौमियतें, वहाँ फोर्स्ड कन्वर्जन को ले लें, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ले लें, वहाँ पे ब्लास्फेमी को ले लें, वहाँ पे एथनिक प्रॉब्लम्स को ले लें, हर चीज़ है, फिर भी दुनिया ऐसे पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करती। क्या वजह है? दुनिया का क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को अब तक कायम रखा हुआ है? वही वजह जो मैंने शुरू में बयान की कि ये जो ग्रेट गेम है वेस्टर्न इंपीरियलिज्म और सोवियत और या रशियन इंपीरियलिज्म की, उस ग्रेट गेम में ये जोग्राफियाई तौर पर ये बैठा हुआ है फिट। तो ये लॉन्चिंग पैड है। ये देखिए, जब कोई गाड़ी स्टार्ट करे तो उसका इंजन पुराना हो जाए तो पीछे से धुआं निकलता है तो बू आती है ना, लेकिन वो गाड़ी आपकी मजबूरी है, आपने उसको चलाना है। तो इसी तरह पाकिस्तान एक गाड़ी है, बदबू आ रही है उससे, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये जैसे चाइना को ग्वादर का रास्ता चाहिए तो वो CPEC वहां से आ रहा है, ठीक है ना, तो वो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान रहे, ठीक है। इसी तरह दूसरे देश हैं, वो भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में कायम रहे, लेकिन किसी के चाहने ना चाहने से चीजें नहीं होती हैं ऐसे, है ना। चीजें होती हैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर, और रियलिटी में भी 2 चीजें हैं, एक है रियलिटी और एक है एक्चुअलिटी। रियलिटी ये है कि वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले इनको $500 मिलियन का लोन दिया है, ठीक है, वो बजट को बैलेंस करने के लिए।
रियलिटी ये है कि इन्होंने फौज को, ऐसी फौज को जो जंग लड़ने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखती, उसको 1400 अरब के करीब का बजट में इन्होंने रखा, उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त। एक आपको और खबर देता जाऊं कि पीआईए चूंकि कोलैप्स कर रही है, अब अस्करी एयरलाइन भी शुरू होने जा रही है जी, ठीक है ना। तो ये सब नोच रहे हैं उस मुल्क को, उसकी इकोनॉमी को नोच रहे हैं, क्योंकि ये आलमी मंडी में तो मुकाबला नहीं कर सकते दूसरी मईशतों का। तो यहाँ का जो सरमायादार तबका तो नहीं, बल्कि जो ये पैसा वाला तबका या करप्ट रूलिंग क्लासेस हैं, ये उसी को नोच रही हैं, उसी और खा रही हैं। और अगर पाकिस्तान, इनको ये भी डर है कि अगर अचानक कोलैप्स कर जाता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें फिर जी न्यूक्लियर बॉम्ब भी हैं वहां पे, तो ये सारा कुछ है। तो ये चीजें वो सोच रहे होंगे कि इसका क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर उनसे वो नहीं होता तो हम तो करेंगे ही उसको। इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं। थैंक यू सर, इट वाज वंडरफुल सर। और मैं यकीन करता हूं कि आपने जो हिस्टोरिकल और लॉजिकल चीज़ें जो बताई हैं, काफ़ी लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिली हैं सर। आई विश के जिस तरह आपने कहा कि ये जो सिंधी, बलोच, पख्तून, कश्मीरी, जम्मू के लोग ये सब मिल के अगर एक वो प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसमें फिर इंडिया का कंट्रीब्यूशन हो अगर कुछ सपोर्टिव, तो I think we can bring prosperity in the region. Thank you very much, sir, for giving us time. And Thank you very much, and I can apologize from you and your audience for my emotional thing, but it's a very touchy topic for us. सर, आप लोग सफर कर रहे हैं, ये आप लोग इतने सालों से जो सफर कर रहे हैं, आप लोगों का जिस तरह आपने बताया कि दरिया के उस तरफ के लोग किस तरह अपने एक एक जज्बे को किस तरह वो शेयर करते हैं, it's too much sir. लेकिन hopefully we will see a downfall of the oppressive regime there. Thank you very much sir. Thank you जी.